How do you perceive the political unrest in India just before the national election with the arrest of Delhi's chief minister and the freezing of the opposition Congress party's bank accounts? The right groups describe the situation as a crackdown on opposition reaching a crisis point ahead of the national election. Well, we very much hope that in India and that in any country that is having elections, that everyone's rights are protected, including political and civil rights, and everyone is able to vote in an atmosphere that is free and fair. नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी आपने सुना संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक को। इन्होंने साफ साफ दो टूक शब्दों में जो कहा वह दरअसल भारत के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी शब्द हैं। और यह ध्यान रखिए कि संयुक्त राष्ट्र का यह स्टेटमेंट जर्मनी और अमेरिका के 2 बार के स्टेटमेंट के बाद आया है। यह दोनों देश भी चिंता जाहिर कर चुके हैं कि भारत में जिस तरह से लोकतंत्र को विपक्ष विहीन बनाया जा रहा है यह अच्छा संकेत नहीं है। आइए ध्यान से सुनिए इन्होंने पहले अंग्रेजी में क्या कहा। एक सवाल के जवाब में यह बात उन्होंने रखी यहां पर। वी वेरी मच होप दैट इन इंडिया एज इन एनी country that is having elections, that everyone's rights are protected, including political and civil rights, and everyone is able to vote in an atmosphere that is free and fair. अगर इसका हिंदी तर्जुमा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, अब ध्यान से देखिए एक एक शब्द किस तरह से गहरे अर्थ लिए हुए हैं और बता रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र कहां फंस गया है। हमें इस बात की उम्मीद है कि भारत में जैसे हर देश में जहां चुनाव हो रहा है हर किसी का अधिकार सुरक्षित है, राजनीतिक और नागरिक अधिकार, और हर व्यक्ति स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में वोट डाल सकेगा। दुनिया को इस बात की उम्मीद है। अब देखिए यह बयान जो संयुक्त राष्ट्र से आया है और इससे पहले जर्मनी और अमेरिका भी इसी तरह के बयान दे चुके हैं बहुत साफ साफ शब्दों में। और यह विडंबना है कि यहां पर सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस के खाते जैसे फ्रीज हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उस संदर्भ में यह सवाल था, लेकिन जवाब जब दे रहे हैं उस समय एक और डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस के ऊपर आयकर विभाग ने 1700 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। जी हां, 1700 करोड़ रुपए का फाइन। और इस तरह से चैप्टर क्लोज करने की तैयारी पूरी की पूरी हो गई है। यह डिपार्टमेंट इससे पहले भी जिस तरह से कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए, जिस पर अमेरिका हो, जर्मनी हो, संयुक्त राष्ट्र हो और देश का तमाम बड़ा हिस्सा, वह सब मान के चल रहा है कि दरअसल यह बदले की कार्रवाई है। क्योंकि चुनाव मैदान में जब पार्टियां उतरी हुई हैं ठीक उसी मौके पर आईटी डिपार्टमेंट द्वारा 1700 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाना कांग्रेस पर, जिसके खाते आप पहले ही फ्रीज कर चुके हैं, यानी लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी और मोदी की महिमा का गुणगान है। कांग्रेस के ऊपर तो जिस तरह से मोदी सरकार मेहरबान है और जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया जब चल रही है, नॉमिनेशन पहले दौर का हो चुका है और सिर्फ 70 दिन का फासला है नई सरकार बनने में, उस समय भी जिस तरह से गाज गिराई जा रही है और पूरे सरकार के सारे तंत्र पर एक बदले की भावना हावी है। इसे वायर की यह स्टोरी, यह लेख बताता है कि अमेरिका में वाटर गेट का जो इंसिडेंट हुआ था, जो घटना हुई थी, उससे भी बदतर है भारत में इस समय लोकतंत्र का हाल। और यह दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि वाटर गेट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था। वजह कि निक्सन ने उस समय जो विपक्षी पार्टी थी उनके ऊपर
बड़े पैमाने पर जासूसी करवाई थी, सब कुछ उनकी रणनीति जानने का एक दुष्चक्र रचा था। वाटरगेट के बाद इस्तीफा हो जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति का। लेकिन देखिए देश में जो लोकतंत्र का हाल है, अगर कुछ खबरें, कुछ डेवलपमेंट जो रोज रोज हो रहे हैं, बस इन्हें ध्यान से देखने और इनके भीतर के जो इंटरलिंक्स हैं यानी कनेक्शंस हैं, उसे जोड़कर देखिए तो महसूस होगा कि लोकतंत्र वाकई अंतिम सांसें गिन रहा है। और इसमें एक तरह से आखिरी हमला 1700 करोड़ रुपए का यह फाइन है कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस लगातार बता रही है कि जिस तरह से उसके खाते फ्रीज किए गए हैं, उसके बाद ना तो वह चुनाव प्रचार कर रही है और आप सबको अखबार हो, टीवी चैनल हो, सड़कें हो, कहीं पर भी कांग्रेस का कोई प्रचार अभियान नहीं दिखाई दे रहा। वजह बहुत साफ है, न खाते हैं, न खातों में पैसा है, तो प्रचार होगा तो होगा कैसे। और वहीं हमें हर 2-2, 3-3 मिनट में मोदी जी की महिमा का आख्यान व्याख्यान करते विज्ञापनों से जूझना पड़ता है। तो एक तरफ तो संयुक्त राष्ट्र, जर्मनी, अमेरिका और खाते फ्रीज और उसके बाद 1700 करोड़ रुपए। और इस बीच एक और जो घटना बहुत दिलचस्प है, वह बताती है कि दरअसल मोदी जी किस कदर चाहते हैं कि 2024 के बाद कहीं से भी कांग्रेस न दिखाई दे, न विपक्ष दिखाई दे और लोकतंत्र बिल्कुल दूसरे ढंग का हो जाए भारत का। क्योंकि जब 600 वकील एक चिट्ठी लिखते हैं सीजीआई को, जस्टिस चंद्रचूड़ को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तब कुछ ही घंटे के भीतर मोदी जी उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं और साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि दरअसल यह कांग्रेस का कल्चर है, बुली करना यानी जोर जबरदस्ती करना, दबाना, गुंडागर्दी करना और ब्रो बीटिंग करने का। क्या मजेदार बात है कि जिस समय देश में एक छोर से दूसरे छोर तक ईडी हो, इनकम टैक्स हो, वह विपक्ष पर गाज गिरा रही है, उस समय देश के प्रधानमंत्री तुरंत टिप्पणी करते हैं 600 वकीलों की एक पत्र पर, क्योंकि यह पत्र दरअसल मोदी जी के पक्ष में लिखा गया पत्र है और यह बताने के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इस पत्र में कहा गया है, ध्यान से देखिए, कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाली लॉबी है, यानी निहित स्वार्थों वाली लॉबी है। कुछ लोग हैं जो दरअसल न्याय प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह मोदी जी, वाकई कमाल है। आप और आपकी टीम, यहां आपकी टीम कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह पत्र लिखने वालों में वे तमाम लोग हैं जो आप ही की टीम का हिस्सा है, जिसमें वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भी हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अदालत में झूठ बोला था एसबीआई को बचाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, और काफी नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। सिर्फ वही नहीं, बाकी लिस्ट भी है। देखिए, दुष्यंत दवे सहित बाकी जो वरिष्ठ वकील हैं, वे सीधे सीधे बताते हैं कि यह 600 वकीलों के नाम पर जो पत्र लिखा गया है, दरअसल यह मोदी सरकार के पक्ष में, या यूं कहें कि मोदी सरकार द्वारा ही लिखा गया पत्र है। सुनिए दुष्यंत दवे एक टीवी प्रोग्राम में क्या कहते हैं। Well, I must say one thing that the letter is an insult to the judges first and foremost. And because if the signatories of the letter suggest that yes, the judges are going to be pressurized or are going to count down because of some submissions made at the bar, which lawyers are entitled to make, then I think the signatories have done a great disservice to the institution by writing that letter. They are completely ignorant of law. These judges, without understanding that these are serious cases of violations of fundamental right, not only of the individuals involved, but institution, of democracy is under challenge. और इसी क्रम में 2-3 अहम और खबरें। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो बम फूटा है, उसने जो क्रोनोलॉजी स्टैब्लिश की है भ्रष्टाचार की, और मोदी जी और तमाम एजेंसियों के द्वारा इस तरह की वसूली की, रिश्वतखोरी की, उसकी जो कहानियां आ रही हैं, वह पढ़ के तो ऐसा लगता है कि फिक्शन को भी मात कर रहे थे मोदी जी भ्रष्टाचार की गाथा में इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ
इस भ्रष्टाचार के सागर में से आज दो घटनाक्रम आपके साथ साझा कर रही हूं। पहला, यह कंपनी है टोरेंट। ध्यान से देखिए टोरेंट, इनकी फोटो मोदी जी के साथ भी मौजूद है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार टोरेंट कंपनी पर 285 करोड़ रुपए का टैक्स वसूली का नोटिस उसे भेजती है कि आपको 285 करोड़ देने हैं। टोरेंट कंपनी को संदेश साफ मिल जाता है, वह 185 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती है बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए, और तुरंत ही चुटकियों में महाराष्ट्र सरकार इस टैक्स वसूली को वेव ऑफ कर देती है। तो यह लिंक देखिए, जो रेक्टेंगल बन रहा है, यह दरअसल असली भ्रष्टाचार है, लेकिन वसूली आईटी डिपार्टमेंट करता है कांग्रेस से 1700 करोड़ रुपए की। और दूसरा इंसिडेंट कोटक बैंक का है, यह भी अपने आप में कम दिलचस्प नहीं है। देखिए, आरबीआई फैसला लेने को होती है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा जो बैंक है, सब कंट्रोल करता है, वह कोटक बैंक के बारे में एक एडवर्स डिसीजन लेने की बिल्कुल कगार पर होता है। कोटक बैंक को पता चल जाता है, जैसा कि सारे घटनाक्रम में हम देख रहे हैं, सब जगह संदेश बहुत साफ है। वह बहुत सीधा और सरल रास्ता निकालता है। वह क्या करता है, सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है 60 करोड़ के, और आरबीआई उसके पक्ष में फैसला दे देता है। इसे कहते हैं भ्रष्टाचार को लीगलाइज करना। और इस सिलसिले में न्याय अन्याय की जब लड़ाई चल रही है, बताया जा रहा है कि न्याय को कैसे प्रभावित किया जाता है। 600 वकील बेचारे पत्र लिखते हैं। देखिए न्याय का मर्डर कैसे होता है। यहां मैं जिक्र कर रही हूं मुख्तार अंसारी का, जो उत्तर प्रदेश से 3 बार विधायक रहे, डॉन माफिया हैं, माफिया थे क्योंकि अब उनका निधन हो गया। जेल के भीतर वह पत्र लिखते हैं अपनी मौत से कुछ दिन पहले। ध्यान से देखिए यह पत्र। इस पत्र में वह इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें जेल के भीतर जहर देने की कोशिश की जा रही है, जहर दिया जा रहा है। यह पत्र पहुंचता भी है और इस बारे में उनके भाई बोलते भी हैं कि उन्हें जहर देके मारने की साजिश हो रही है। लेकिन चूंकि न्याय अन्याय का बुलडोजर तो जबरदस्त है उत्तर प्रदेश के रामराज में, तो आप देखिए खबर आती है कि उन्हें उल्टियां हो रही थी और अंततः हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मोदी जी, यह है न्याय और अन्याय, और यहां खड़ा है आपका तंत्र। यह सब खबरें अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं और जोड़ रही हैं कि अगर देश में और दुनिया में, जहां आप विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं, वहां पर भी अगर चिंता हो रही है देश के लोकतंत्र की बदहाली पर, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है और मोदी राज है। शुक्रिया।